हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू केमोफिलिक एकेडमी। जैसे कि लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि नेक्स्ट सेशन में मैं क्या पढ़ाऊंगा, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। और फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना नेट में, कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, उन्हें पता ही नहीं लगता कि कहाँ से की क्वेश्चन पूछ लिया। तो ऐसे ही जून 2018 में एक क्वेश्चन आया था। हालांकि इससे पहले तुमने चीज़ें पढ़ी नहीं थी, वहाँ पर रिलेट करना पड़ा, तुम्हें काफ़ी चीज़ें करनी पड़ी। जिस बच्चे का दिमाग चल गया उसने उस क्वेश्चन को कर लिया था, जिसका नहीं चला वो वहीं पर कन्फ्यूज हो गया था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले तो मतलब कर ही चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। देखो, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। क्या जरूरत पड़ी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन की और क्यों जरूरत पड़ी ये भी बता देता हूं। सिंपल सा बात है, जब तुम्हें पता है ये मैक्सवेल बॉक्स तो हमेशा बना के ही रखना इस तरीके का, जब भी तुम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो। क्या सत्य प्रकाश, टायर्ड वेरी मच, हे गॉड, अभी उठा ले। तुम्हें एक बात पता है कि अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखूं तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बता चुका हूं, तो क्या आता है TdS माइनस के PdV आता है। सिंपल बात है। अब देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मैं अगर तुम्हें एक सैंपल दे दूं, तुम्हें बोल दूं कि ले ये गिलास वाटर है, ठीक है, और तुम्हें बोल दूं कि जा इसके लिए वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर और इंटरनल एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी निकाल के लिया, तो तुम जाओगे भागे भागे और जाके सारी चीजें निकाल के ले आओगे? क्या एक्चुअल में तुम सारी चीजें निकाल के ले आओगे? पॉइंट ये है, जी नहीं, तुम एक्चुअल में सारी चीजें निकाल के नहीं ले सकते। तुम सिर्फ इनमें से वो चीज निकाल सकते हो जो तुम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो। लाइक वॉल्यूम तुम्हें पता लग जाएगा इसका, तुम्हें टेम्परेचर पता लग जाएगा इसका, तुम्हें प्रेशर पता लग जाएगा इसका, लेकिन तुम मुझे बताओ एंट्रोपी कैसे मेजर करोगे, यू कैसे मेजर करोगे और जी कैसे मेजर करोगे? अगर सपोज करो ये सारी चीजें मेजरेबल होती तो तुम लैब में इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते। कभी BSc हो गई, MSc हो गई, अब तक तुमने कभी ये लैब में निकाली फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी? नहीं निकाली होगी। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्ट नहीं निकल सकती, ये डायरेक्ट नहीं निकल सकती। तो ये सारी की सारी क्या है? नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी है, नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी। तो नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या है कि हम इनको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन इनडायरेक्ट तो निकाल सकते हैं। और इनडायरेक्ट निकालने के लिए मुझे इनका रिलेशन देखना पड़ेगा इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज के साथ। तो वही हुआ था फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ने। उसमें जब हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी देखा तो हमें क्या पता लगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी TdS PdV था। अगर तुम इस क्वेश्चन में ध्यान से देख रहे हो इस इक्वेशन को, तो ये जो ds है ये तो फिर से नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टी आ गई कि नहीं आ गई? तो इस नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को रिमूव किया मैंने, और रिमूव करने के बाद जो एक इक्वेशन आई उसी को मैंने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बोल दिया। पॉइंट क्लियर है कैसे बनी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन? अब देखो होता क्या है इसमें। अब होता ये है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इस पूरी इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दिया dV से। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को dV से डिवाइड कर दूं, du/dV इज इक्वल टू TdS/dV माइनस के PdV/dV। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना, इससे ये कैंसिल आउट हो गया कि हो गया? तो हमारा क्या आ गया? du/dV इज इक्वल टू 2ds/dV माइनस के क्या आ गया? P आ गया। अब देखो अगर हम इस पे क्या ले लेंगे? टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लेंगे। सिंपल है, क्योंकि जब हम इससे डेरिवेटिव फॉर्म में, पार्शियल की फॉर्म में जाएंगे, या अगर मैं यहाँ पे d कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट लेना ही पड़ेगा। सिंपल है। अब देखो चीजें, ये जो तुम ध्यान से देख रहे हो del/del(S)del(V), देखो अगर टू बी एक्यूरेट लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में। तुम्हें एक चीज तो यही नहीं पता होता कि स्मॉल d और कैपिटल D कैसे यूज होते हैं। चलो वो भी बता देता हूँ तुम्हें, आज तो मैं वो भी बता देता हूं कि स्मॉल d और पार्शियल d कैसे यूज होते हैं। अब ये इक्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट बनी है। देखो, जो तुम्हें कभी दुनिया में चेंज देखना हो, दुनिया में कभी भी किसी दो चीजों के बीच में चेंज देखना हो, तो हम वो 3-4 तरीके से निकाल सकते हैं। कि हम पहले बोल सकते हैं कि हम डेल्टा से चेंज देख सकते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि V2 माइनस के V1 इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा V। डेल्टा V बेसिकली क्या दिखा रहा है? डिफरेंस दिखा रहा है।
ओके। ऐसे ही मैं एक डी से डिफरेंस देख सकता हूं। डी का क्या होता है, देखो ये डेल्टा जो वर्ड यूज होता है ये तब यूज होता है जब तुम्हें लार्ज डिफरेंस देखना हो। लार्ज डिफरेंस, दो वैल्यू के बीच में जब कभी भी लार्ज डिफरेंस होगा तो डेल्टा वर्ड यूज होगा। डी कब यूज होगा, जब तुम्हें स्मॉल डिफरेंस देखना हो। कैसे, तुमने देखा होगा कभी कभी एक वायर ले लेते हो और तुमने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, अगर इसकी लेंथ x है, ठीक है, तो अगर तुम इसमें छोटा सा ऐसे करके कोऑर्डिनेट बनाते थे ना इस तरीके से, ये इसको हम क्या बोल देते थे, dx, क्योंकि हम इस पूरी लेंथ में क्या देख रहे हैं, सिर्फ स्मॉल चेंज देख रहे हैं। और क्लियर करता हूं, तुमने कभी देखा होगा जैसे एक सर्कल हो गया और मैंने एक सर्कल और बना दिया, इस इनिशियल वाले सर्कल की क्या है, रेडियस r है, तो हम बाहर वाले को क्या बोल देते थे, dr, क्योंकि dr बेसिकली रिप्रेजेंट द स्मॉल डिफरेंस। ठीक है। ऐसे ही एक तीसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं पार्शियली डिफरेंस। पार्शियली डिफरेंस का मतलब ये है कि ये बहुत कम डिफरेंस, दो वैल्यू के बीच में जो बहुत कम चेंज होगा ना, उसको ये पार्शियल दिखाते हैं। और जब बहुत कम चेंज हम देखते हैं ना, तो एक छोटी से छोटी चीज भी इफेक्ट करती है सिस्टम को। तो हाँ, obvious सी बात है, मैं बोलने वाला हूँ कि जो पार्शियल चीज, हम कभी भी दो सिस्टम के बीच में छोटा से छोटा डिफरेंस देखेंगे ना, तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो दुनिया में जब कभी भी तुम पार्शियल वर्ड यूज कर रहे हो ना, या पार्शियल डेरिवेटिव लिख रहे हो, तो उसके नीचे ब्रैकेट में देखना, हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट हमेशा मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट मिलेगा। तो डेल्टा भी क्या होता है, वेरी स्मॉल डिफरेंस देखने के लिए यूज होता है, और इसकी कंडीशन ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आपको पार्शियल के साथ देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, जब मैंने डी को डेल एस में कन्वर्ट किया तो हमें क्या लेना पड़ा, टेम्परेचर कांस्टेंट लेना पड़ा। अब चलिए, अगर तुम इस रिलेशन को ध्यान से देख पा रहे हो, इस वाले रिलेशन को, ये वाला रिलेशन देख रहे हो, इस वाले रिलेशन में क्या है, डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये क्या है, एक मैक्सवेल रिलेशन है। कैसा, देखो डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और दूसरा मैंने तुम्हें पहली चीज ये सब सिखा रखी है, दूसरा कैसे लिखोगे, इसका एक अपोजिट एल बना दो, ये बन गया। तो अगर मैं डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखता हूं तो विल बी इक्वल टू क्या होगा, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा इस रिलेशन को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू आ जाएगा टी डेल पी डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस के पी। और जो ये इक्वेशन आई थी, इसी इक्वेशन को हमने बोल दिया था फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। अब देखो, हमने इसको क्या बोल दिया था, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ओके। अब देखो, इसकी याद करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं याद करना, सिंपल से याद रखोगे क्या, टी पी टी पी, टी पी टी पी, या और भी याद नहीं करना तो क्या याद कर लो, टप टप, क्या टप टप। क्लियर है। अब देखो, इतनी फॉर्म तो सब बच्चे जानते हैं फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन की। इस फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को हम कितनी डिफरेंट फॉर्म में और लिख सकते हैं, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ध्यान से, तुमने थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट पढ़े होंगे, अल्फा बीटा गामा, पढ़े या कि नहीं पढ़े, पढ़े भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं। तुमने कोफिशिएंट पढ़े होंगे अल्फा बीटा गामा। चलिए, क्या होता है अल्फा बीटा गामा, देखो, खैर जरूरत तो हमें सिर्फ अल्फा बीटा की पढ़ने वाली है। अब देखो, एग्जामिनर क्या करता है, इस फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को हम और भी डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। हम किसके, कोफिशिएंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट की फॉर्म में। अब तुम बोलोगे थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब बताऊंगा। तुम्हें पता है कि अल्फा इक्वल टू थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके। और एक हमारा होता है बीटा, बीटा को हम बोलते हैं कंप्रेशन थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। तो इसका होता है रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम, क्या, नेगेटिव रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा होता है। अब देखो, अगर इन दोनों को मैं रिलेट करके अल्फा बाई बीटा निकालूं तो हमारा क्या आता है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, डिवाइड कर दो, 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस के 1 बाई वी डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और हमारा अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो, माइनस के डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू, देखो जब इसको घुमा के ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डेल पी बाई डेल वी
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देख पा रहे हो तो ये एक साइक्लिक रूल ही तो है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, है कि नहीं है साइक्लिक रूल? बोलो ध्यान से, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको लिखूं डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? -k1 होता है कि नहीं होता? अब देखो इन दो इक्वेशन को देखो, ये दोनों क्या ये दोनों नहीं है कि नहीं है? सिंपल बात है। तो मुझे क्या करना है? डेल पी को उधर लेके जाना है और नेगेटिव साइन को इधर ले जाना है। तो हमारा अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारा जो अल्फा बाई बीटा का रिलेशन क्या आया? डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन पे आओ। इस फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है। अगर इस वैल्यू की जगह मैं ये लिख दूं अल्फा बाई बीटा तो हमारी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ नहीं करना, जो सेकंड फॉर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है वो कोफिशिएंट की फॉर्म में इसी तरीके से लिखी जाती है। किस तरीके से? इस तरीके से। देखो लिख देता हूं कैसे आएगी कि अगर इसको कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखूंगा तो डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी, और हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? अल्फा बाई बीटा, और माइनस के क्या कर सकते हैं? पी। तो ये भी हमारी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में ही काउंट की जाती है क्योंकि दूसरी फॉर्म है। इसको भी हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। और इसी इक्वेशन से जून 2018 में नेट में 4 नंबर में क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन पर्पस के लिए ही मैंने तुम्हें ये सारा कंसेप्ट समझाया है। तो चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, चलो लिखो क्वेश्चन क्या था। बहुत सिंपल था, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये अल्फा बाई बीटा क्या होता है। देखो चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है मैं रफ कर देता हूं। अब तो तुम्हें पता ही लग गया, अब तो तुम्हें पता ही लग चुका है। तो देखो जून में क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है एट 300 केल्विन, लिख देता हूं, एक बार रफ करने दो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अब ये इक्वेशन तुम्हें यूज करनी है सिंपल सी। अब देखो क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था एट 300 केल्विन। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था? एट 300 केल्विन जो अल्फा है, अल्फा इक्वल टू दे रखा था 2 × 10⁻⁴ केल्विन इनवर्स, एंड बीटा इज इक्वल टू दे रखा था 5 × 10⁻⁵ बार इनवर्स। ओके, एंड उसने पूछा था फाइंड डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन किलोबार at 320 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर फॉर H2O। बताओ, ये सिंपल सा था। इतनी सारी चीज उसने पूछी थी और किस तरीके से, अब बताओ क्या ये क्वेश्चन था। वो 4 नंबर में था, 119 क्वेश्चन था, पेपर भी मुझे याद है एग्जैक्ट क्योंकि दिया था मैंने। तो ये क्वेश्चन था। अब बताओ क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल सी है। अल्फा बाई बीटा निकाल लो, कर लो। आओ करके दिखाऊं तुम्हें, ब्लू पेन से दिखाता हूं। अल्फा बाई बीटा निकाल लो। अल्फा बाई बीटा निकाल लोगे तो अल्फा कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁴ केल्विन इनवर्स, और नीचे कितना दे रखा है? 5 × 10⁻⁵। जब इससे ये चीज काटोगे तो तुम्हारा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4। अब अल्फा बाई बीटा इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो उस 4 को सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करना है। कैसे? किस टेम्परेचर पे पूछ रखा है? 320। तो 320 इंटू क्या आ जाएगा? 4 माइनस के प्रेशर कितना दे रखा है? 1 बार। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 4 0 4 दूनी 8 4 3 12 1280 माइनस के 1 1280 माइनस के 1 कितने हो जाएगा? 1279 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतने क्या हो गया? बार हो गया। लेकिन उसने आंसर किसने पूछा है? किलो बार में। ये भी ध्यान रखना, उसने आंसर किससे पूछा है? किलो बार में। तो सिंपल सा, किलो बार इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.279 किलो बार। लो, ये तुम्हारे 4 नंबर थे पक्के। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स से और कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। आइडियल गैस के लिए फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होगी, वैन डर वाल गैस के लिए क्या होगी, या रिड्यूस वैन डर वाल गैस के लिए क्या होगी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो यही बताओ कि फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होती है। डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू, कैसे याद रखने के लिए बोला था, टीपी टीपी टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और माइनस के कितना आ जाता है पी। ये है हमारी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, मुझे बताओ कि इसकी डायमेंशन क्या आएगी, बताओ। पहला क्वेश्चन नंबर 2, PV इज इक्वल टू RT इक्वेशन के लिए फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया कि वैन डर वाल गैस के लिए फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस वैन डर वाल गैस के लिए V माइनस के B इक्वल टू RT थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होगी। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कि डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वर्सेस कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड में, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं, हर एक क्वेश्चन आ चुका है इनसे, इससे भी लेके इससे लेके और तो और तुमसे ये भी पूछा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालोगे, तो चलिए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता चलता हूं। पहला क्वेश्चन, डायमेंशन की बात करते हैं कि डायमेंशन क्या होगी। देखो टेम्परेचर से टेम्परेचर कट जाएगा तो डायमेंशन क्या आ जाएगी, प्रेशर। और तुमने लास्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान दिया हो तो उसमें जो वैल्यू आ रही थी वो किलो बार में आ रही थी, तो किलो बार किसमें, प्रेशर की यूनिट है। तो इसकी जो डायमेंशन होगी, डायमेंशन हमारी क्या होगी, प्रेशर होगी। क्या होगी, डायमेंशन प्रेशर होगी, एग्जैक्टली। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 कि PV इज इक्वल टू RT के लिए डेल यू बाई डेल वी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो कुछ नहीं करना, PV इज इक्वल टू RT करो, क्या वैल्यू निकालनी है, डेल P बाई डेल T निकालनी है। तो डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालोगे तो तुम्हारा RT बाई V होता है। अब इसके साथ जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी, R बाई V आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना, उस इक्वेशन में पुट कर दो, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, TR अपॉन में V माइनस के क्या है P। और देखो ध्यान से, RT बाई V क्या होता है, प्रेशर। तो इस वैल्यू की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, P माइनस के P इक्वल टू क्या हो गई, 0। अब इस जीरो की सिग्निफिकेंस सुनो क्या होती है, बहुत गजब की चीज़ है जीरो। क्या, इसने हमें ये बता दिया कि जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर आइडियल गैस के लिए 0 होती है। और इसका मतलब ये है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम का फंक्शन नहीं है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, वो वॉल्यूम का फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी बस किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। तो आइडियल गैस के लिए जो हमारी डेल यू बाई डेल वी की वैल्यू होती है वो 0। और ये सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी कभी भी वॉल्यूम के साथ चेंज नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं तुमसे क्वेश्चन बोल दूं कि क्वेश्चन देखो ये, जैसे ये है कि एक सिस्टम है इस तरीके का, और मैं बोलता हूं कि इसका वॉल्यूम V1 है और मैंने इस गैस को एक्सपेंड करके V2 वॉल्यूम तक पहुंचा दिया, और तुमसे पूछने लगो कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो पहले इसका 10 ml था और फिर उसका मैंने 20 ml कर दिया, और तुमसे पूछने लगूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ना कि वॉल्यूम का फंक्शन होती है। बात क्लियर है, बोलो हाँ कि ना। ऐसे ही अगर दूसरा पूछ लूं कि इंटरनल एनर्जी डेल यू बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होगा, वो भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ना ही प्रेशर का होती, ना ही वॉल्यूम का होती। तो ये दोनों की दोनों चीजें क्या हो जाती है, 0। और इन्हीं से CU सेट BHU में DU में हर जगह क्वेश्चन आ रखा है इसी रिलेशन से,
हर जगह इनफिनिट गेट, हर किसी में क्वेश्चन इन्हीं पोर्शन से रिपीट होते रहते हैं, सब कुछ चीज तुम्हारे सामने होती है लेकिन पता नहीं तुम कहाँ सोते रहते हो। बात क्लियर है? चलिए अब तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी बात क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है कि वैन डर वाल्स गैस के लिए हमारी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होगी, बताइए। वैन डर वाल्स गैस के लिए फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होगी? तो वैन डर वाल्स गैस पहले तो लिखो, तो क्या होती है वैन डर वाल्स गैस? P प्लस के AN² अपॉन में V² V माइनस के NV इक्वल टू क्या आ जाएगा? RT। N इक्वल टू हम 1 मोल कंसीडर करके बात चलेंगे, ठीक है, N इक्वल टू 1 है। अब हमें कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में भी सिंपल सा डेल P बाई डेल T निकालना है। कर दोगे? कैसे करोगे? तो सारी चीजों को हमें उधर ले जाना पड़ेगा। RT अपॉन में V माइनस के NB, N इक्वल टू तो हमने 1 मान ही लिया, तो V माइनस के B ले लो, और ये सारी की सारी चीजें कहाँ चली जाएगी? इधर नेगेटिव में, AN² अपॉन में V²। हमें क्या निकालना है? डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो जब हम इसका निकालेंगे तो ये ओवरऑल फैक्टर तो 0 हो जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा? R अपॉन में V माइनस के B। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे ही तुम इस इक्वेशन में पुट करोगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या आ जाएगा? T R अपॉन में V माइनस के B माइनस के क्या आ जाएगा? P। अब देखो ध्यान से, RT अपॉन में V माइनस के B क्या होता है? RT अपॉन में V माइनस के B अगर मैं इधर ले जाऊं तो हमारा क्या आ जाता है? इक्वल टू, हमारा इक्वल टू आ जाता है P प्लस के AN² अपॉन में V² और माइनस के क्या आ जाएगा? P। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब P से P कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारी सिंपल सी इक्वेशन क्या आ जाएगी? AN² अपॉन में V²। तो ये देखो ध्यान से, ये ही हमारी वैल्यू होती है वैन डर वाल्स गैस के लिए। यही क्या होती है हमारी? वैन डर वाल्स गैस के लिए। और देखो अगर तुम्हारा ध्यान जा रहा हो इस चीज पे, क्या ध्यान जा रहा हो, अगर AN² V² तुम पहले से तुमने गैसेस स्टेट पढ़ रखी होगी, तो गैसेस स्टेट में हम इसी को क्या बोलते हैं? इंटरनल प्रेशर। क्या बोलते हैं? इंटरनल प्रेशर। तो देखो इस बात से ये भी क्लियर हो गया कि जो वैन डर वाल्स गैस है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल प्रेशर होता है, लेकिन जो आइडियल गैस है उसका इंटरनल प्रेशर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके लिए जो वैल्यू आती है वो इक्वल टू क्या आती है? 0 आती है। देखा था ना अभी आइडियल गैस के लिए डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखा था ना कितना आता है? 0 आता है। लेकिन वैन डर वाल्स गैस के लिए कुछ ना कुछ इंटरनल प्रेशर आता है, और इसी इंटरनल प्रेशर को हम अब इस डेल U बाई डेल V को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? पाई T से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसे पाई T क्या है? इसको ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनल प्रेशर। अगर मैं सिंपल सी एक लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो हमें क्या लिख सकता हूँ? ध्यान रखना, ये सारे एक्सप्रेशन किसी न किसी क्वेश्चन में आ चुके हैं और भी आगे आ सकते हैं, तो इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या देना जरूरी है? देखो क्या क्या लिख रहा हूँ आइडियल और वैन डर वाल्स गैस में। इस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल प्रेशर। तो हम पाई T की वैल्यू देखें आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए इक्वल टू क्या होती है? 0 होती है। वो भी ऑब्वियस सी बात है, 0 होने का मतलब ये है कि आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, कैन नॉट बी लिक्विफाई। क्यों? क्योंकि उसके बीच में कोई भी इंटरनल प्रेशर नहीं है, कोई भी एटम के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए ये सारी की सारी क्या होती है? 0 होती है आइडियल गैस में। चाहे तुम कुछ भी कर लो, आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, आइडियली बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखो, अगर हम वैन डर वाल्स गैस की बात करें, वैन डर वाल्स गैस की बात करें तो वैन डर वाल्स गैस में जो हमारा पाई T होता है या इक्वल टू हम क्या बोलते हैं? डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या आ जाता है? AN² अपॉन में V²। अब इसके लिए इंटरनल प्रेशर है कुछ ना कुछ। अब देखो तुम बोल सकते हो कि जो वैन डर वाल्स गैस है, कि जो वैन डर वाल्स गैस है उसके लिए जो इंटरनल एनर्जी है इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम का फंक्शन है इंटरनल एनर्जी वैन डर वाल्स गैस में। अगर तुम वॉल्यूम को V1 से V2 ले जाते हो तो हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी जरूर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? चलिए तो एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी वैन डर वाल्स गैस के लिए हम क्या निकालते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमारा देखो कितने क्वेश्चन निपट गए, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, और इसी क्वेश्चन में हम क्या निकालने वाले हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे। चलिए तो अब देखो तुम्हें ध्यान रखना है एक्सप्रेशन डेल यू बाई डेल वी वैन डर वाल्स गैस के लिए कितना आ गया, an स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर। अब देखो इसके लिए अगर मुझे चेंज निकालना हो इंटरनल एनर्जी में कि वैन डर वाल्स गैस में कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा देखो क्या देखना है कि तुम्हें पता है कि डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसके लिए आता है an स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर। अब देखो अगर मैं यहाँ से टेम्परेचर हटा दूंगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, an स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को मैं इधर ले जाऊं तो मैं क्या कर सकता हूं, डी यू इक्वल टू an स्क्वायर डी वी बाई वी स्क्वायर कर सकता हूं। बिल्कुल सीक्वेंस से बता रहा हूं। अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूं दोनों साइड और इसमें लिमिट पुट कर दूं कि u1 टू u2 और यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर दूं v1 टू v2, तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी पता लग जाएगा। कैसे, जब इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, u2 माइनस के u1 और इसको मैं इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा u इक्वल टू, अब देखो an स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 1 बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी, और ये क्या है v1 टू v2। अब तुम्हें इंटीग्रेशन भी नहीं पता, इंटीग्रेशन क्या होता है। चलिए तो कुछ नहीं करना, जब कभी भी तुम्हें कोई इंटीग्रेशन दे रखा हो, x की वैल्यू n दे रखी हो और dx हो, तो कुछ नहीं करना होता, x लिख के n प्लस के 1 अपॉन में n प्लस के 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन करना है 1 बाई वी स्क्वायर का, तो 1 बाई वी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, v की पावर माइनस के 2 इंटू डी वी लिख सकता हूँ। भाई इसका इंटीग्रेशन करने के लिए लिख सकता हूँ ना, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना, v की पावर माइनस के 2 प्लस के 1 करो, माइनस के 2 प्लस के 1 करो, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस के, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो माइनस के क्या आ जाएगा 1 बाई वी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो जब मैंने इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे क्या मिला, चेंज इन इंटरनल एनर्जी an स्क्वायर माइनस के 1 बाई वी, और v1 से कहाँ जा रहा है v2 पे। तो जब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा क्या आ जाएगा an स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस के v2 प्लस के 1 बाई v1। तो अगर मैं इसको और पुट करूं, डेल यू इक्वल टू an स्क्वायर 1 अपॉन में v1 माइनस के 1 बाई v2। जी हाँ, यही हमारा एक्सप्रेशन होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। ये देखो रेड मार्क से दिखा देता हूँ, यही हमारा वैन डर वाल्स गैस के लिए रिलेशन निकल के आता है। अब तुम्हें कोई भी वैन डर वाल्स गैस दे रखी हो और उसका v1 से v2 तक का रिलेशन पूछा हो तो तुम इजीली निकाल दोगे, बोलो हाँ कि ना, निकाल दोगे। तो यही हमारा रिलेशन होता है वैन डर वाल्स गैस के लिए। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा गया, ये भी एग्जाम में, गेट के एग्जाम में ये पूछा था। DYBH में कोई से में ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, कहीं भी पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछ ले, किसी फॉर्म में पूछ ले, बस तुम्हें तैयार रहना है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन निपट गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और वैन डर वाल्स गैस का। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फोर्थ, पहला कि जो रिड्यूस वैन डर वाल्स गैस है P V माइनस के NB इज इक्वल टू RT, इसके लिए इंटरनल प्रेशर क्या होगा, व्हाट इज द इंटरनल प्रेशर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाई टी एंड Z। Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और Z इक्वल टू क्या होता है PV बाई RT। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है और ये क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है 4 मार्क्स में। तो हर एक चीज में जो तुम्हें बता रहा हूं बिल्कुल कंसेप्ट के थ्रू बता रहा हूं। सिंपल सा कुछ नहीं करना, पहले क्या निकालना है, इंटरनल प्रेशर निकालना है उस गैस के लिए। चाहूं तो उसका मैं आंसर डायरेक्ट भी बता सकता हूं क्योंकि इसमें ए फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। ए फैक्टर मतलब क्या होता है, किसी भी गैस में एक इंटरेक्शन को शो करते हैं। जब ए फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, ए इज द इंटरेक्शन, जब तक उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, या मोर स्पेसिफिक बोलूं मैं और ज्यादा स्पेसिफिक, तो ए इज द मतलब ए क्या करता है, एक अट्रैक्शन शो करता है गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में। जब ए फैक्टर इस इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी और गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि उसमें पाई टी इक्वल टू 0 है।
भाई उसका इंटरनल प्रेशर क्या है, 0 है। या एक क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि मुझे बताइए क्या ये गैस लिक्विफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, या वो सारी गैस जो इस इक्वेशन को फॉलो करती है क्या वो लिक्विफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन कितने भी तरीके से आ सकते हैं, कंसेप्ट सेम ही है। तो चलिए वो तो मैं तुम्हें थ्योरेटिकल वे में बता दिया कि डायरेक्ट कैसे देखोगे। अगर तुम्हें चीजें ऐसे कोई भी XYZ इक्वेशन दे देता है और तुमसे पूछ ली कि ये गैस लिक्विफाई होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर, वो निकालो। वो क्या बता रखा है तुम्हें, टीपी 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 टीपी, ये क्या आ गया, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो वो इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन P V माइनस के NB इक्वल टू RT, इस इक्वेशन के लिए डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल लो। तो जब डेल P बाई डेल T निकालोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ, ये RT है ना। अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, सिंपल सा है, R अपॉन में V माइनस के NB आ जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम बच्चे नहीं रहे। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करो। तो जैसे ही तुम डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वैल्यू पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, RT अपॉन में V माइनस के NB माइनस के क्या है P। अगर तुम इसको देख पा रहे हो, इसको, तो ये इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर। कहाँ पे, ये देखो, अगर इस चीज को फैक्टर के नोट कर दूं तो ये भी क्या आ जाता है, इक्वल टू प्रेशर। तो P माइनस के P इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ऑब्वियस सी बात है इस इक्वेशन के लिए भी हमारा जो पाई टी है इक्वल टू 0 होगा। और 0 का मतलब ये है कि जो ये इक्वेशन है एक आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव कर रही है। और दूसरे नाम में हम इसको क्या बोल देते हैं, रिड्यूस वैन डर वाल गैस इक्वेशन, रिड्यूस वैन डर वाल गैस इक्वेशन। तो क्वेश्चन में तुम्हें किसी भी तरीके का मिल सकता है, या तो बोल देगा कि व्हाट इज द इंटरनल प्रेशर फॉर रिड्यूस वैन डर वाल गैस इक्वेशन, तो तुम्हारा रिड्यूस का नाम आते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये रिड्यूस जो इक्वेशन है वो ये है। ओके, जो रिड्यूस इक्वेशन की बात कर रहा है वो ये इक्वेशन है। तो क्वेश्चन किस तरीके भी आ सकते हैं, हमें तो बस तैयार रहना है, आए क्वेश्चन पटक के मारेंगे तुरंत ही। तो ये रिड्यूस हो गया। यार ये भी पूछ लेता है गैस लिक्विफाई होगी कि नहीं, तो जिसके लिए पाई टी इक्वल टू 0 आ जाए, देखो ध्यान रखना, जिसके लिए पाई टी इक्वल टू 0 आ जाए वो गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, कैन नॉट बी लिक्विफाई, कैन नॉट बी लिक्विफाई। और जिसके लिए पाई टी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए वो क्या हो जाएगी, गैस लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, 2 एल लगा दिए, मतलब सच में बहुत ज्यादा लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, कर लोगे। दो, ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। ये गेट में आ चुका है 2 नंबर में, गेट में तो 2 नंबर तुम्हें पता है कितने मायने रखते हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन कि पाई टी में और जेड में क्या रिलेशन है। पाई टी बोले तो इंटरनल प्रेशर और जेड बोले तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देखो क्या रिलेशन है, तो कुछ नहीं, सब कुछ बातें सेम ही है। तुम्हें जब इंटरनल प्रेशर और जेड के बीच में रिलेशन निकालना है तो तुम्हारे पास इक्वेशन है कि नहीं है, बस इक्वेशन है तो कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन है, इसमें एक ही डेरिवेटिव फॉर्म है, डेल पी बाई डेल टी, वही चीज निकाल दो। तो तुम्हें जेड इक्वल टू पी वी बाई आर टी दे रखा है, तो इसको क्या निकालना है तुम्हें, डेल पी बाई डेल टी। देखो कैसे निकालोगे, सिंपल है, तुम्हें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा जेड आर टी बाई वी हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से निकालना चाहूं डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, देखो R बाई वी क्या आ गया, बाहर कांस्टेंट आ गया, तो इसको क्या कर सकता हूँ, जेड आर टी कर सकता हूँ बाई डेल टी कर सकता हूँ। अब तुम कहोगे जेड और जेड को अंदर क्यों लिया सर, जेड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लेते नहीं भाई, जेड कांस्टेंट नहीं होता, जेड तो एक वेरिएबल होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और दुनिया में जो कोई भी वेरिएबल है उसका हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसको हम डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक रूल है, तुम्हें पता भी होंगे। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, R बाई वी। एक बार इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, लो फॉर्मूला बता देता हूँ। जब कभी भी तुम्हें u डॉट v का दे तो क्या करोगे, u dv प्लस के v du, मतलब एक बार u को कांस्टेंट रखो, v के साथ डिफरेंशिएट करो, v को कांस्टेंट रखो, u को डिफरेंशिएट करो। तो सिंपल से इसमें भी रूल सेम ही लगना है। मैंने जब z को कांस्टेंट रखा तो हमारा क्या है, डेल टी बाई डेल टी, प्लस के मैंने एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो डेल जेड बाई जेड टी, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी ओवरऑल क्या आ जाएगी, हमारा ओवरऑल आ जाएगा, अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, आर जेड बाई वी प्लस के आर टी बाई वी
इंटू क्या आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल टी। आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा, कुछ नहीं करना। अब इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे पुट कर दो। जैसे ही तुम यहाँ पे पुट करोगे इस इक्वेशन को, तो हमारी कैसे आ जाएगी, देखो डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी, और टी के इसके साथ मल्टीप्लाई करो। देखो मैं टी के साथ एक साथ ही मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ अंदर, तो जब इसके साथ टी के साथ अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, आर टी जेड बाई वी प्लस के आर टी स्क्वायर बाई वी डेल जेड बाई टी, ये हो गया, और माइनस के क्या आ जाएगा, पी। ओके, अब देखो अगर तुम देख रहे हो आर टी जेड बाई वी कितना होता है, आर टी जेड बाई वी, यहां से देख लो आर टी जेड बाई वी इक्वल टू क्या है, प्रेशर। तो इसकी जगह मैं प्रेशर लिख सकता हूँ, इसकी जगह वैल्यू प्रेशर लिख सकता हूँ, और ये हमारा क्या है, आर टी स्क्वायर बाई वी डेल जेड बाई जेड टी इंटू क्या है, माइनस के पी, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा डेल यू बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर टी स्क्वायर बाई वी डेल जेड बाई डेल टी। तो यही हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया इंटरनल प्रेशर में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा पाई टी है, लिखने को मैं बोल दूं कि जो इस क्वेश्चन का आंसर आया वो क्या क्वेश्चन का आंसर आया, कि जो हमारा पाई टी है वो विल बी इक्वल टू होगा आर टी स्क्वायर बाई वी डेल जेड बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगा कि टेम्परेचर होगा, हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया फाइनल। तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए हैं। तो अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स से फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए, पास्ट में जितने क्वेश्चन आ रखे हैं सारे क्वेश्चन लगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन खत्म होती है। आई होप तुमको मज़ा आ रहा होगा, क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा। मुझे तो डिस्कस करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे तो पढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके से देख रहे हो।